नाउ स्टार्टिंग चैप्टर 17 कंप्लायंस अंडर लेबर लॉस। इसमें क्या आता है, वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए। तो बहुत सारे अलग अलग एक्ट आएंगे, फैक्ट्री एक्ट आएगा, ग्रेचुइटी एक्ट आएगा। तो हम केवल एक्ट वाइज पढ़ने वाले हैं। जब पहले स्टार्ट करने वाला हूँ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो कौन सा एक्ट है ये? 1948 में आया था। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना वर्कर्स को। जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। जो भी वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उससे जो उन्हें परेशानी वगैरह हो रही है उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट सीक टू इम्पोज अपॉन द ओनर और द ऑक्यूपायर कुछ ऑब्लिगेशन दी जाएंगी। मतलब जो भी ओनर है, जो भी फैक्ट्री का ओनर है, उस पर कुछ ऑब्लिगेशंस है कि आपको वर्कर के लिए ये करना है वगैरह वगैरह, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन वगैरह हेल्दी और सेफ्टी रहे। ऐसा ना हो कि जो ओनर है वो बहुत उन्हें गंदी जगह पे काम कर कर आ रहे हैं। मतलब जिस भी जगह पे काम हो रहा है वहाँ पे काम अच्छे से हो रहा हो, साफ़ हो रहा हो, हेल्दी हो रहा हो, सेफ्टी हो रहा हो। तो मतलब ऑल टुगेदर ये जो एक्ट बनाया गया वर्कर के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस एक्ट को संभालता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ये एक्ट सारी फैक्ट्री पे अप्लाई करता है। फैक्ट्री का मतलब क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। फैक्ट्री का मतलब एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। एनी मतलब ऑफिस बिल्डिंग जिसमें एनी एरिया, प्रेसिडेंट का मतलब है इंक्लूडिंग द एरिया, जहाँ 10 या उससे कोई भी मतलब ये हर एक फैक्ट्री पे अप्लाई होता है। और फैक्ट्री वो है जहाँ 10 या 10 से ऊपर लोग काम करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ऑन मतलब पिछले 12 महीने में अगर किसी फैक्ट्री में 10 या उससे ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो उसको इस एक्ट में फैक्ट्री कहा जाएगा। और वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो और वहाँ काम किससे हो रहा हो? पावर की हेल्प से हो रहा हो। एड मतलब उसकी हेल्प से हो रहा हो। और अगर पावर की हेल्प से ना हो रहा हो तो 20 से उससे ऊपर वर्कर। तो जो भी ए और पी पॉइंट में आते हैं उन सबको फैक्ट्री कहा जाएगा। केवल उन्हीं पे फैक्ट्री एक्ट 1948 अप्लाई होगा। तो जहाँ पे पावर आपके मतलब इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के साथ काम हो रहा है वहाँ 10 या उससे ऊपर वर्कर है, अगर पिछले साल उसे फैक्ट्री कहा जाएगा, उस पर फैक्ट्री एक्ट अप्लाई हो जाएगा। जहाँ आपका मतलब विदाउट द एड ऑफ पावर वगैरह, जहाँ पे मतलब जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की बात आ गई, आपके हैंडलूम्स की बात आ गई, जहाँ हाथ से काम हो रहा है, जहाँ पावर का यूज़ नहीं हो रहा है, वहाँ 20 या 20 से ऊपर वर्कर हो तो उसको फैक्ट्री कहा जाएगा। पक्का? द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड। साफ साफ बोल दे ये चीज़ें फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। और अगर ये फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आएंगे तो इन पर फैक्ट्री अप्लाई नहीं करेगा। ये कौन कौन से हो गए? रेलवे रनिंग शेड्स, माइन वगैरह हो गए, होटल्स वगैरह हो गए। जो भी रेलवे वगैरह है वो नहीं आएगा, माइन वगैरह नहीं आएगा, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह इसके अंदर नहीं आएंगे। पक्का? क्या क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ करने हैं? जो भी ओनर है उसे कौन कौन से सेफ्टी गार्ड करने हैं यूज़? पहले है फेसिंग ऑफ मशीनरी। कहता है वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, मतलब जो मशीनरी हमेशा मोशन में रहे। एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट ऑफ यंग पर्सन डेंजर मशीन्स पे काम करेंगे नहीं। स्ट्राइकिंग ये मतलब कटिंग ऑफ, मतलब ये है कि मशीन्स को लेके अच्छे से काम होगा। सेल्फ एक्टिंग मशीन्स होंगी, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी होगी। विमेन और चिल्ड्रन वगैरह यहाँ पे काम नहीं करेंगे। और आपका होस्ट और लिफ्ट वगैरह आपकी बिल्कुल सही रहेंगी। तो ये कुछ आपको सेफ्टी गार्ड यूज़ करने हैं। प्लस फिर इनके वर्किंग आवर्स को लेकर है। कम नौ मतलब एक वीक में 48 आवर्स ऊपर काम नहीं करेंगे, डेली 9 घंटे ऊपर काम नहीं करेंगे। हर 5 घंटे के बाद एटलीस्ट आधे घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10, मतलब कुल मिला के मैक्सिमम आपके 10.5 घंटे से ऊपर काम नहीं किया जाए। मतलब ब्रेक सब इंक्लूड करके 10.5 आवर्स मैक्सिमम होंगे। पक्का? नेक्स्ट पे आ गया ओवरलैपिंग शिफ्ट प्रोहिबिटेड। ऐसा नहीं हो कि शिफ्ट आपकी ओवरलैप हो रही है, जैसे कोई इंसान सुबह से शाम तक कर रहा है तो वो शाम से लेकर अगले सुबह तक काम नहीं करेगा। ओवरलैप शिफ्ट नहीं होंगी। ओवर टाइम करेंगे तो एक्स्ट्रा वेजेस दी जाएंगी, डबल द रेट। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। जो भी वुमेन वगैरह हैं वो 6 बजे से पहले नहीं आएंगी और 7 बजे के बियॉन्ड नहीं आएंगी। अब कुछ पता है ये ना अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। सेफ्टी मेजर्स आपका हेडिंग है, पहले मशीनरी के पॉइंट से, देन वर्किंग आवर्स के पॉइंट से, देन वेलफेयर के पॉइंट से। उनको वॉशिंग की जगह दी जाएगी, स्टोरिंग एंड ड्राइंग्स ऑफ क्लोथिंग के वगैरह एड बॉक्स दिए जाएंगे, कैंटीन होगी, शेल्टर्स वगैरह होंगे। ओके। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, यंग बच्चे जो 14 ईयर्स तक के हैं वो प्रोहिबिटेड हैं। नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन्स। जो भी आपके एडल्ट वर्क मतलब
जो नॉन एडल्ट हैं उन्हें अपना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जैसे जो 14 ईयर्स और 18 के बीच में वो नॉन एडल्ट हो गए, उन्हें अपना सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का दिखाना पड़ेगा। वर्किंग आवर चिल्ड्रन के 4.5 घंटे से ऊपर नहीं होंगे, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। अब वर्कर जिसने 240 डेज काम कर लिया एट द रेट 1 डे फॉर एवरी 20 डेज फॉर अ चाइल्ड 1 डे फॉर, मतलब जिन्होंने जो 240 डेज काम करेंगे हर 20 दिन में 1 दिन की लीव दी जाएगी, और चिल्ड्रन को 1 दिन की लीव जाएगी हर 15 दिन के बाद। और कुल मिला के एक्यूमुलेशन ऑफ लीव फॉर 30 डेज, कुल मिला के 30 डेज की वो लीव ले सकते हैं। तो ये फैक्ट्री एक्ट की कंडीशंस हैं जो आपको याद करनी है। पक्का फैक्ट्री एक्ट लोगों के भले के लगाया गया है। किस किस फैक्ट्री में अप्लाई होगा? इन फैक्ट्रीज पे, खाली ये जो फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन पे आती है खाली इन्हीं पे अप्लाई होगा। सेफ्टी मेजर्स ये हो गए, वर्किंग आवर्स ये हो गए, फॉलोड बाय वेलफेयर ये हो गया, एम्प्लॉयमेंट यंग पर्सन की ये हो गया, एनुअल लीव वगैरह इतना दिया जाएगा। पक्का। अब नेक्स्ट एक्ट पे आ रहा हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ओके, नाउ सेकेंड एक्ट पे आ रहा हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पे आ रहा हूँ। इसके नाम में ही आंसर है, कम से कम इतनी वेजेस तो होंगी। तो क्या कहता है, मिनिमम वेजेस एक्ट में लिखा हुआ है कि कम से कम वेजेस वगैरह कितनी होंगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी कम से कम इतनी वेजेस तो दी जाएंगी। जो एम्प्लॉयज़ पैरा 1 या पार्ट पैरा 1 और बी ऑफ शेड्यूल इधर एट 2 और इधर आप अब इतना करना है याद। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेंगी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कितनी होंगी। फिर टू मेक रिव्यू एट सच इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब जब भी एक बार गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट कर दी ना तो हर 5 साल के बाद उसे रिवाइज वगैरह किया जाएगा। गवर्नमेंट एक बार फिक्स करती है, फिर हर 5 साल में बेसिकली कुछ कंडीशन वगैरह चेंज होती है। तो कहता है टू मेक अ रिव्यू, हर 5 साल का रिव्यू किया जाएगा, और अगर रिवाइज करने की ज़रूरत होगी तो रिवाइज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर टाइम वर्क, पीस वर्क, वो किसी भी चीज़ के लिए। एक होता है टाइम के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे ना, 1 घंटे के इतने, जितने घंटे काम करेंगे, तो कुछ काम तो टाइम के हिसाब से। तो कहता है गवर्नमेंट उनकी भी वेजेस फिक्स कर सकती है जहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, या कहीं पे पीस के अकॉर्डिंग। पीस मतलब जितनी शर्ट बनाओगे, जितनी क्वांटिटी बनाओगे उसके हिसाब से। या फिर पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग ओवर टाइम। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपके पैसे, मतलब मिनिमम वेज एक्ट का मतलब है कम से कम इतनी वेजेस दी जाएंगी, और गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि तुम इन चीज़ों के रेट फिक्स कर सकते हो। पक्का। नेक्स्ट, मिनिमम रेट सच एज, कहते हैं बेसिक रेट का मतलब इसमें बेसिक रेट की बातें होंगी, डीए की बात होंगी, अदर कंसेशन, हर चीज़ का कितने कितने रेट्स होंगे सब कुछ तय कर दिए जाएंगे। कैसे हम क्या क्या प्रोसीजर है फिक्स करने का और रिवाइज करने का। पहले एक कमेटी बनेगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले एक कमेटी बनेगी, फिर इन्होंने कमेटी को आगे लिखा हुआ है, उस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होंगे, और कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे जो 1/3 ऑफ टोटल नंबर। कुछ लोग एम्प्लॉयर होंगे, कुछ एम्प्लॉई होंगे इन इक्वल नंबर। मान लो अगर 5 एम्प्लॉयर तो 5 एम्प्लॉय के लोग भी होंगे कमेटी के अंदर, और कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे जो टोटल के 1/3 के इक्वल होंगे। इस कमेटी का काम क्या है, कितनी वेजेस वगैरह सेट करी जाए उसकी बात, जैसे ऊपर लिखा था कि क्या प्रोसीजर है। तो पहले एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में इतने इतने लोग होंगे। ओवर टाइम टू बी फिक्स बाय द आवर, ओवर टाइम वो फिक्स करेंगे घंटों के हिसाब से, डे के हिसाब से, जो भी लॉन्गर मतलब जो भी वेज पीरियड होगा उसके हिसाब से। पेमेंट फॉर एवरी आवर और पार्ट ऑफ एन आवर इन एक्सेस एट द, अगर तुमने ओवर उसके बियॉन्ड काम किया तो 1.5 दिया जाएगा। इतने इतने ओवर टाइम वो लोग आपके रेट तय कर सकते हैं। एम्प्लॉयर टू पे टू एवरी एम्प्लॉई इंगेज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना मिनिमम रेट है तुम उससे कम नहीं दे सकते, जो फिक्स बाय नोटिफिकेशन है। बाय नॉट मेकिंग डिडक्शन वगैरह, आप किसी भी तरीके से कोई खर्चा उनका और माइनस नहीं कर सकते, इतना तो आपको पे करना पड़ेगा जो नोटिफिकेशन में इशू हुआ है। फिक्सिंग आवर्स फॉर नॉर्मल वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग डे में कितने घंटे होंगे सब ये लोग फिक्स कर लेंगे। हर 7 दिन के बाद 1 दिन आपका रेस्ट का होगा। इसमें लिखा होगा कि ओवर टाइम रेट पे पैसा दिया जाएगा वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ ना फिक्स किया होगा। इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है उसकी कहानियाँ हो रही हैं। वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क फॉर, जो लोग नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम करेंगे उन्हें भी वेजेस मिलेगी ऑन दैट डे एज इफ ही हैड वर्क फॉर अ फुल। जो लोग नॉर्मल वर्किंग डे से कम काम करेंगे उनको भी उतनी वेजेस दी जाएंगी जैसे कि उसने फुल नॉर्मल वर्किंग डे में काम किया हो। वेयर एन एम्प्लॉय डज 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क,
टू ईच ऑफ विच आर डिफरेंट मिनिमम वेजेस ऑफ नॉट लेस, मतलब कहता है अगर एक एम्प्लॉय 2 क्लास ऑफ काम में काम कर रहा है, दोनों में मिनिमम रेट अलग अलग है। मान लो ये लिखा हुआ है शर्ट बनाने के मिनिमम रेट इतने हैं, स्पेयर पार्ट्स में काम, तो वो एक इंसान अगर 2 क्लास में काम कर रहा है, दोनों के मिनिमम रेट अलग अलग हैं, तो वेजेस शुड नॉट बी लेस देन द मिनिमम रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच क्लास। दोनों से कम वेजेस तो नहीं दी जाएंगी, जो मिनिमम रेट है वो तो पे होगा ही होगा। नॉट लेस देन, पीस वर्क में हिसाब से नॉट लेस देन द मिनिमम रेट, जो फिर उससे कम नहीं दिया जाएगा। क्लेम बाय द एम्प्लॉई, किसी एम्प्लॉय को कोई आपत्ति है, कोई अगर वो कहना कि एग्रीव्ड है, तो वो अथॉरिटी के सामने केस कर सकता है विद इन द 6 मंथ्स, और कंपनसेशन दिया जाएगा अप टू 10 टाइम। अगर वो सही पाया गया तो उसको 10 टाइम्स कंपनसेशन दिया जाएगा। और नॉन पे या तो अंडर मतलब कम पे हुई है तो वो केस कर सकता है अथॉरिटी के सामने 6 महीने के अंदर, और जो कंपनसेशन दिया जाएगा वो 10 टाइम्स दिया जाएगा ऑन अंडर, अगर कम पे हुई हैं या नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस हुई हैं। तो बेसिकली आपको दिमाग में पढ़ना कैसे कैसे है, मेन चीज़ क्या है, फैक्ट्री एक्ट था तो फैक्ट्री में अप्लाई होगा। मिनिमम वेजेस, कम से कम वेजेस कितनी होंगी, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, इतना इतना पे करना पड़ेगा, कमेटी बनेगी बाकायदा। तो ऐसे से पढ़ना है आपको पक्का। अगला उसमें क्या आता है, कौन कौन से रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करने हैं। रजिस्टर ऑफ फाइन मेंटेन करना है, एनुअल रिटर्न, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम मेंटेन करना है। मतलब ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उसको ये सारे रजिस्टर वगैरह आपके मेंटेन करने हैं, ठीक है पक्का। तो अभी हमने 2 एक्ट को निपटाया है, एक क्या था मिनिमम वेजेस एक्ट और एक क्या था फैक्ट्री एक्ट। मिनिमम वेज का मतलब है कम से कम इतनी वेजेस तो आपको दिहाड़ी पे करनी पड़ेगी पक्का। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ नाउ, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसमें क्या है कि वेजेस कब कब पे होगी, जैसे अगले हफ्ते के 7 दिन तक, कैसे पे होगी, कैश में, करेंसी में, सब कुछ लिखा होगा इसके अंदर। तो कहता है टू पेमेंट ऑफ वेजेस क्यों बनाया गया, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस वगैरह कैसे पे होगी उसके बारे में बात हो रही है कि ये किस पे अप्लाई करेगा। टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन, जो किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है। इट अप्लाई इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री अपॉन एनी रेलवे, मतलब टू द पर्सन मतलब उस फैक्ट्री के ऊपर जहाँ पे कोई इंसान रेलवे में काम कर रहा है, इधर डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू अ सब कॉन्ट्रैक्टर, चाहे भले ही आप क्यों ना अपॉइंट हुए हो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। एंड टू पर्सन एम्प्लॉय, मतलब ये किस पे अप्लाई कर रहा है, एक तो ऐसी फैक्ट्रीज पे जिसमें रेलवे या मतलब आपका रेलवे वाला काम हो रहा है, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम हो रहा है, या कोई और इंडस्ट्री या अदर इस्टेब्लिशमेंट है, उन पे ये एक्ट अप्लाई होगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो किसी पे ये एक्ट अप्लाई कराना चाहती है तो उसे कम से कम 3 महीने पहले इन्फॉर्म करेगी। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर गिविंग 3 मंथ नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन of so doing by notification extend the provision of the act and any of them to the payment of wages to any class of person in any establishment specified by, मतलब पॉइंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कभी किसी पे अप्लाई करने को बोलेगी तो कम से कम 3 महीने पहले का नोटिस वगैरह देगी, ये कहने के लिए कि तुम पे वेजेस एक्ट अप्लाई होगा। पहली बात तो किस पे अप्लाई करेगा, हर एक आपका रेलवे वाली रेलवे जिसको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है। सेकंड इंडस्ट्री और अदर इस्टेब्लिशमेंट पे लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी पे भी अप्लाई कर देगी, पर उसको 3 महीने कम से कम नोटिस का टाइम देगी। फिर कहता है वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इज पेड, या मतलब इसमें लिखा हुआ है कि वेजेस हर बंदे की पे होगी। अगर 1000 से कम वर्कर्स हैं तो कब तक पे हो जाना चाहिए, अप्रैल का मई 7 तक। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड तय कर दिया 7 डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। हर महीने की अगर 1000 से कम वर्कर हैं तो 7 दिन तक अगले महीने के आपको पे करना है। 1000 से ऊपर वर्कर हैं तो 10 डे तक आपको पे करना है। प्लस तुम पे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 भी अप्लाई हो जाएगा। अगर वेजेस एक्ट अप्लाई होगा तो इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट भी अप्लाई होगा। वेजेस जो है वो करंट कॉइन या करेंसी नोट्स में दी जाएगी, चेक से या उसके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। प्रोवाइडेड appropriate government by notification specify the other establishment the employer shall be able to pay the wages only by check or by, मतलब कहते हैं appropriate, पहली बात तो आप कैसे भी पे कर सकते हो, पर appropriate गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन बोल सकती है शेल कुछ इंडस्ट्री को कि तुम्हें तो बाय चेक से पे करना है। भाई तुम करेंसी नोट्स या कॉइन वगैरह कैसे भी पे, तुम चाहो तो करेंसी कॉइन करेंसी नोट्स से भी पे कर सकते हो, पर और चाहो तो बैंक के अंदर भी डाल सकते हो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कुछ को नोटिफाई कर देगा कि तुम्हारे लिए तो कंपलसरी है कि तुम बैंक में पैसा दोगे पक्का।
तुम वेजेस में कोई चीज़ काटोगे तो किस चीज़ के नाम पे काटोगे? फाइन के नाम पे। कोई एमिनिटीज़ या सर्विसेज एम्प्लॉयर दे रहा है, कोई एडवांस आपने दिया है, कोई लोन दिया है, कोई प्रीमियम फॉर है, इनकम टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉयर, इन चीज़ों के बिहाफ पे तुम उसकी सैलरी काट सकते हो, उसकी दिहाड़ी काट सकते हो। अदरवाइज तुम उनकी दिहाड़ी नहीं काट सकते, क्योंकि मतलब एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है। इन चीज़ों के लिए अगर आप दिहाड़ी काट रहे हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ प्रीमियम भर रहे हो, उसका इनकम टैक्स दे रहे हो, कोई एडवांस है, तो आप उसके वेजेस में से काट सकते हो, उसकी वेजेस से आप काट नहीं सकते एज पर पेमेंट ऑफ। मतलब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया खाली यही खर्चे माइनस होंगे और खर्चा माइनस नहीं होगा। पक्का? तो बेसिकली क्या है, वेजेस वगैरह, वेजेस एक्ट किस पे अप्लाई करेगा? रेलवे वगैरह किसी को भी लगाने से पहले 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1000 से कम वर्कर हैं तो 7th डे, 1000 से ऊपर है तो 10th डे। चेक से करो या कैश से करो, स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी को बोल सकते हैं कि तुम भी तो बैंक अकाउंट में ही करना होगा। माइनस के नाम पे क्या होगा? फाइन वगैरह, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, नॉट टू इम्पोज कहता है कुछ भी होगा, कोई भी फाइन वगैरह चार्ज किया जाएगा तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज। शो कॉज का मतलब अगर एम्प्लॉयर के ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज होगी तो बोलने का पहले वो मौका देगा। हाँ, अगर कि कोई वर्कर ड्यूटी से अनऑथराइज एब्सेंट लेता है बिना पूछे, तो एब्सेंस फॉर होल या एनी पार्ट ऑफ द डे, इफ़ 10 और मोर पर्सन एब्सेंट होते हैं तो अप टू 8 डेज की वेज। इफ़ 10 और मोर पर्सन एब्सेंट विदाउट द रीजनेबल कॉज, आप 8 दिन तक की वेजेस भी, मतलब कोई रीजनेबल कॉज नहीं हो, 10 या उससे ऊपर एक मास वर्कर्स ने ऑफ किया, बहुत सारे वर्कर ने ऑफ किया, तो 8 दिन तक की दिहाड़ी आप काट सकते हो। फॉर डिफ़ॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ एन एम्प्लॉई, किसी एम्प्लॉई की नेग्लिजेंस के चक्कर में, डिफ़ॉल्ट के चक्कर में कोई नुकसान हो गया, शो कॉज नोटिस हैज़ टू बी गिवन टू द एम्प्लॉई ऑल्सो। अगर कोई डैमेज या नुकसान हो गया, आपकी डिफ़ॉल्ट या नेग्लिजेंस उससे कोई नुकसान हो गया, तो शो कॉज, अगर एम्प्लॉय के चक्कर में कोई नुकसान हो गया, उसे बोलने का मौका दिया जाएगा और फिर सैलरी से आप काट सकते हो। व्हेन एकोमोडेशन, एमिनिटी और सर्विस हैज़ बीन, कहता है अगर आपने उसे कोई एमिनिटी दी है या कोई सर्विस वगैरह दी है तो आप उसकी सर्विस से सैलरी वगैरह काट सकते हो। तो ये सब कुछ वेजेस एक्ट के अंदर दिया हुआ है। पक्का? तो बेसिकली 3 एक्ट कवर अप करें। फैक्ट्री एक्ट क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या होती हैं और पेमेंट ऑफ वेजेस क्या होती है। पक्का? अब शुरू कर रहा हूँ ESI एक्ट।